स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं आज फिर इतिहास यानी मौर्य वंश के, मौर्य साम्राज्य के, मौर्य काल, तीनों शब्द अलग अलग है मगर उच्चारण एक ही है कि हमें मौर्य वंश के, मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल के ही बारे में पढ़ना है। आज हम उसी के बारे में, उसका अंतिम हिस्सा जो है, कुछ बचा हुआ है, उसी के बारे में बात करते हैं। जो कि चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के ही तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं, लेकिन हम आज पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। किस में? मौर्य वंश में सामाजिक जीवन। सब राजा आए, सब में अलग अलग प्रकार की क्रिया हुई। जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं कि कोई राजा या फिर अपने प्राइम मिनिस्टर जो भी रहते हैं, कुछ नियम कानून में संशोधन होता है। सामाजिक जीवन हर एक प्रकार के होते हैं। शादी विवाह से, रीति रिवाज से संबंधित, या फिर मृत्यु हो, या फिर समाज में कई अनेक प्रकार की रस्में होती हैं। ठीक, अब उसी प्रकार इसमें कि सामाजिक जीवन हम किस प्रकार से जीते थे मौर्य वंश में, इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहले पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, किंतु यह दूसरे धर्मों का भी आदर करता था। सबसे पहले तो ये देखिए, जो इसको बिंदुसार जो था, अशोक साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, वो क्या थे? ब्राह्मण साम्राज्य से थे। सबसे पहले बात देखिए। उसके बाद उन्हीं का लड़का, पोता समझिए, वो हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपनाया कर लिया। और उसके बाद ऐसा नहीं कि अब हम बौद्ध धर्म अपना लिए तो किसी धर्म को इज्जत नहीं करेंगे। ठीक, तो वो क्या किए कि सभी धर्मों का इज्जत भी करते थे। और हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक अपना नाम में देव नाम प्रियदर्शी जोड़ा, और संस्कृत भाषा का ही है। प्रियदर्शी जो है संस्कृत भाषा से ही जुड़ा हुआ है। वो अपना नाम हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी उसी से रखा था, जिसमें देव नाम दिया था। ठीक, अशोक ने 11वें शिलालेख में आदेश दिया कि अशोक के 14 शिलालेख हैं। एक एक वीडियो करके आप देखेंगे, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ एक दूसरे से अटैच है। तो जब तक आप एक एक करके नहीं देखेंगे, तब तक आपको इतिहास समझ में नहीं आएगी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों के लिए 4 गुफाएं दान में दिया, जिसमें कर्ण गुफा, चोपड़ा गुफा और सुदामा गुफा। ठीक, इस प्रकार से 4 गुफाएं जो था आजीवक संप्रदाय के लोगों को क्या किया? दान में दिया था, जिसका शॉर्ट वीडियो भी हम अपलोड कर रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से वहां उस समय सामाजिक जीवन रहा। अशोक ने पशु बलि एवं पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, जो कि माल बकरी वगैरह से काली जी को आज के भी डेट में देखते हैं कि बहुत सारे लोग पशु बलि देते हैं। हम लोग में कुर्बानी वगैरह दी जाती थी, ठीक, दी जाती भी है। उसी प्रकार उन्होंने जब बौद्ध धर्म अपनाया, उस समय पशु देने पर क्या किया? अशोक सम्राट ने पशु बलि देने पर रोक लगा दिया, यानी कि उसको बलि नहीं देना है, प्रतिबंध लगा दिया। यज्ञ कर्मकांड पर रोक लगाया, जिसके कारण ब्राह्मणों में आय बहुत कमी आ गई। मौर्य काल में दास का प्रचलन था। इस समय स्त्रियों का स्थिति अच्छी थी। जब उन्होंने स्त्री का मतलब इज्जत दिया, उसका स्थिति यानी उसका समय सीमा जो था, परिस्थिति बहुत अच्छा चलता था। स्त्रियों का पुनर्विवाह कर सकती है, और इस जन्म में जो विधवा स्वतंत्र रूप से जीना यापन कर सकती है। छंद वासनी भी कहा जाता है, यानी देखिए कि जो विधुर औरत होती है, जिसके पति का मृत्यु हो चुका रहता है, उसे विधवा कहते हैं। तो उस समय मतलब उसके पहले में उसको सही तरीके से जीने में कोई असहज महसूस होता था, लेकिन उसके समय में उन्होंने क्या किया कि औरतों को आज़ादी दी और बोली कि एकदम स्वतंत्र रूप से आप विधवा औरत भी जी सकती हैं, और जी चाहे तो कि अगर किसी के पति का मृत्यु होने के बाद अगर विवाह करना चाहता है तो वो विवाह भी कर सकता है। ठीक, स्वतंत्र रूप से वैश्य वृद्धि करने वाली महिला रूप जीवी कहलाती थी। इसके कार्य को देख रेख के लिए गणिका अध्यक्ष करते थे। इस समय तलाक का मोक्ष कहा जाता था। तलाक अगर दे दिए, अगर उसको शादी हुआ कि हम पहले अपने पति को छोड़ के दूसरे पति से संबंध या हम उससे जुड़ते हैं, विवाह करते हैं, तो उसे क्या कहते थे? मोक्ष प्राप्त कर लेना। इस समय वंश या फिर शादी भी नहीं करते थे। इस तरह से कुछ रीति रिवाज थे। इस वंश के बाद लोगों ने
प्रथम बार लोगों ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाया था, जो कि हम आज देखते हैं। जन्म तिथि बनता है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हम आज देख रहे हैं। ठीक, हम आज के ज़माने में देख रहे हैं, लेकिन ये अशोक साम्राज्य के ही समय में था, जिसमें इस वंश में प्रथम यानी पहली बार लोगों ने जन्म एवं मृत्यु पंजीयन किया गया था कि लोग मर रहे हैं, लोग पैदा हो रहे हैं। ठीक, ये अशोक सम्राट के समय में ही था। उसके बाद देखिए, इस काल में सर्वश्रेष्ठ नमूना स्तंभ इस काल के पाटलिपुत्रा नगर में विश्व के नगरों की रानी कहा गया है। नगरों की रानी किसको कहा गया है? पाटलिपुत्रा को कहा गया है। इस समय महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ करता था, यानी उस समय हम लोग आज देखते हैं कि कंक्रीट सरिया से संबंधित ढला हुआ छत बनते हैं, लेकिन उस समय जो था क्या था, वो पूर्ण रूप से काठ का महल बनाया करता था। इस काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। पृष्ठ प्रवर्तन जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का वर्णन मिला था, यानी इसी में जैन धर्म अपनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, इसके बारे में वर्णन इसी में मिला था। इस काल का राजकोषीय वर्ष और आषाढ़ जुलाई में आरंभ होता था, यानी कि हम जानते हैं हिंदू धर्म में, मतलब हिंदू धर्म देखिए सभी धर्म को हमने पढ़ाया है, ठीक, लेकिन सब धर्म में अलग अलग नियम है। हम लोग में दिन देखते हैं तो हम लोग चांद देख के, इस्लाम धर्म में जो है चांद देख के काम होते हैं, ठीक, कि चांद देख के माह बदलते हैं। ठीक, हिंदू धर्म में जो है वो फागुन के माह जो होते हैं, जिसको हम लोग होली कहते हैं, होली जब मनाते हैं तो उन लोग का प्रथम माह जो है कौन सा है? फागुन है। और हम लोग में जो मुहर्रम मनाए जाते हैं वो प्रथम माह है। मतलब जैसे कि इस्लाम धर्म में प्रथम माह मुहर्रम, हिंदू धर्म में प्रथम माह फागुन, यानी तीसरा महीना मार्च को ही फागुन कहते हैं। ठीक, और उसके बाद अन्य प्रकार, मतलब इस समय में राजकोषीय वर्ष में आषाढ़ यानी जुलाई को आरंभ होता है, यानी उसी समय आरंभ शुरुआत होता है। आषाढ़ जुलाई में आरंभ होता है। इस काल का राजकोषीय वर्ष आषाढ़ या जुलाई आरंभ होता है। प्रशासनिक ढांचा, अब देखिए इसमें हम देखते हैं दूसरे में, पहला तो देख लीजिए सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन किस तरह से औरतों ने आजाद जीना सिखाया। ठीक, उसके बाद हम देखें मैंने कई प्रकार के विवाह वगैरह, विधवा औरत स्वतंत्र जी सकती हैं, इससे संबंधित उन्होंने क्या किया, अशोक सम्राट ने परिवर्तन दिलाया। फिर अब हम इसके बाद दूसरे देखते हैं टॉपिक जो क्या है, प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा, ये क्या हो गया? प्रशासनिक ढांचा, नियम, रूल, कानून वगैरह के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, उसके नीचे युवराज होते थे। यानी हम लोग देखते हैं पीएम के बाद होते हैं उनके अनेक प्रकार के पीएम में, मतलब एक केंद्र लेवल पे होते हैं, उसके बाद एक राज्य लेवल पे होते हैं कि नहीं, फिर उसके बाद एक जिला लेवल पे होते हैं। तो इस तरह से उसमें भी नियम होता है। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद किसका होता था? राजा का होता था। उसके नीचे वाला पद जो पद होता था वो युवराज का होता था। प्रांत प्रशासन प्रांतपति के पास होता था। विष मतलब क्या होता है? जिला। विष मतलब जिला विषपति के नियंत्रण में रहा जाता था। विष मतलब क्या होता है? जिला। इसको हम जिला कहते थे। अशोक के समय इसे क्या कहते हैं? जिला कहते थे। विष मतलब जिला, जिसका मालिक कौन होता था? विषपति के नियंत्रण कहते हैं, जो कि सम्राटालय आप नाम सुने होंगे। डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से आप जानते होंगे। उसी को उस समय में हम लोग क्या कहते थे? विषपति यानी जिला अधिकारी के नाम से जानते थे। 10 गांव का एक छोटा मालिक होता था, गोप, जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव का हुआ करती थी, जिसे हम ग्रामीण मुखिया के नियंत्रण में रखते हैं, जो कि आज के जमाने में हम मुखिया जानते हैं, जो कि 10 गांव का एक मुखिया होता है। ठीक, मुखिया का नियंत्रण में रहती थी। इस समय न्यायाधीश को राजू कहा
जाता था। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय 5 हो गई, जो निम्नलिखित है: कलिंग, अवंती राष्ट्र, प्रांसी और पूर्व प्रांत, उसके बाद उत्तरा पथ, उसके बाद दक्षिणा पथ, जो कि राजधानी कलिंग की राजधानी तोसली, धौली और अवंती की राजधानी उज्जैनी और परसी की राजधानी पाटलिपुत्रा, उत्तरा पथ की राजधानी तक्षशिला और दक्षिणी पथ की राजधानी सुवर्णगिरी। ठीक, उसके बाद देखिए प्रमुख स्थल कलिंग, पहला में था कलिंग, दूसरा मालवा, राजदूत, गुजरात, कठीवाड़ा। ठीक, ये कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। और पाटलिपुत्रा जो कि बिहार, बंगाल के और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ते हैं। गंधार, कंबोज, पंजाब, कश्मीर और अफगानिस्तान, ये उत्तरा पंथ तक्षशिला में ही था। दक्षिणा पथ जो कि सुरवागिरी, जो कि विंध्य दक्षिण क्षेत्र था। इस समय के प्रांतों में चक्र कहा, इस समय प्रांतों को चक्र कहकर संबोधित किया जाता था। प्रांतों का प्रशासन कुमार या आर्यपुत्र अथवा राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों के विभाजन विषय में होता था, इसे विषयपति या अधीन होता था। श्रीलंका का राजा अशोक उपदेश पालन करते हुए किंतु श्रीलंका का अशोक अधीन था। अशोक के समय उत्तराधिकारी, जैसे कि हम पढ़ा दिए हैं, उसमें कौन सा है? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसमें एडीबीसी, एनो डूमेनी और बिफोर क्राइस्ट। ठीक, उसी में हम पढ़ते हैं 232 सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन आएगा। ठीक, सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई? इसमें हम लिखेंगे 232 ईसा पूर्व। 200 ईसा बीसी कर या बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक, 232 ईसा पूर्व इसका अशोक का मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हुई, या 232 ईसा पूर्व। मतलब एक टॉपिक याद रखिएगा, उसी में से पूछेगा, उसको आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद मगध की गद्दी पर बैठा अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। अशोक के मरने के बाद, उसकी जब मृत्यु हुई, उसके बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठा? उसका लड़का, पुत्र, कौन? कुणाल बैठा। अशोक के पौत्र दशरथ के 8 वर्ष तक शासन किया। अशोक के भांति उन्होंने देवनाम प्रिया में उपाधि धारण कर लिया। आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए गया जिले में नागा अर्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। और अशोक के कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो कि कमजोर तथा अयोग्य शासक था। देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं अशोक की जब मृत्यु कब हुई, ये हो गया। पहले हम देखे थे उत्तराधिकारी, ठीक, प्रशासनिक ढांचा। उसके बाद हम देखे उत्तराधिकारी, ये उत्तराधिकारी में आ जाएगा। अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के उत्तराधिकारी। ठीक, जिसमें बाद में हम देखते हैं अशोक के उत्तराधिकारी के बाद, जो कि इसके शासन काल में कलिंग नरेश खारवेल के कलिंग को मगध स्वतंत्र कर लिया। बृहद्रथ ने सेनापति पुष्पमित्र शुंग का निरीक्षण किया और उसी दौरे पर बृहद्रथ का हत्या कर दी और मौर्य वंश का स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी गई। अब देखिए, यहीं पे समझने की जरूरत है कि सम्राट अशोक जो थे, मौर्य वंश यहाँ पे समाप्ति हो रही है। ठीक, इसके बाद मौर्य वंश के पतन का कारण देखिए कि मौर्य वंश के पतन का कारण, मौर्य वंश का विनाश का कारण,
विनाश का कारण, ये विनाश कैसे हुई। हर एक संतान में, मतलब तीसरे संतान या चौथे संतान होते हैं कि जिस वस्तु का शुरू होता है उस वस्तु का अंतिम भी अवश्य होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये छोटी सी बात आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन दे सकता है कि जिस वस्तु का शुरू होता है, यानी जो वस्तु का जन्म होता है, उस वस्तु का मृत्यु यानी अंतिम भी होता है। ठीक उसी में देखिए, ये मौर्य वंश का पतन यानी विनाश का कारण क्या था। तो सबसे पहले मौर्य वंश का युद्ध नीति त्याग देना। ठीक, युद्ध नीति त्याग देना कि युद्ध करना वो अब नहीं चाहता था। ठीक, युद्ध, अब तो शास्त्र त्याग गया था तो अशोक युद्ध करना नहीं चाहता था। ये मौर्य वंश का मतलब विनाश होने का पहला कारण। दूसरा कारण था कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रति अधिक झुकाव होना। ठीक, ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण में अशोक ने बौद्ध भिक्षु का इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न होने लगा, यानी उसका धन संपत्ति जो था वो इतना ना दान पुण्य करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से वो क्या किया, उसकी आर्थिक संकट उत्पन्न होने लगी, यानी दिन प्रतिदिन वो गरीब होता चला गया। इसी से वो क्या किया, विनाश के कारण बना। चौथा कारण ये हो कि पतन का सबसे पहला कारण अशोक का उत्तराधिकारी जो अयोग्य होना था, उसके साथ में विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार लिप्त हो गया। मौर्य वंश में वर्ष की शुरुआत आषाढ़ जुलाई महीने से होती है। मौर्य वंश की आषाढ़ जुलाई, उसकी प्रारंभ जो है आरंभ, पहले ही बोले थे कि आरंभ जो होता है उसका शुरुआत जुलाई महीने से होती है। ठीक, आज के लिए फिर इतना ही। अब हम पढ़ेंगे अगला में ब्राह्मण साम्राज्य की शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई। पहला क्वेश्चन रहेगा कि शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसके शासनकाल में, यानी अशोक के शासनकाल में नरेश खारवेल के कलिंग मगध के स्वतंत्र कर लिया, और बृहद्रथ ने सेनापति पुष्पमित्र शुंग था जिसने सेना निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी। अब देखिए क्या, पुष्पमित्र शुंग जो था वो किसका, सेना का निरीक्षण के दौरान में बृहद्रथ का हत्या कर दिया। अब वहीं पे जब हत्या किया तो मौर्य वंश का भी पतन हो गया, यानी समाप्ति हो गई। उसी के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना हो गई, यानी मौर्य वंश अब खत्म हो गया। अब शुंग वंश जब बैठे तो ब्राह्मण साम्राज्य में आएगा। तो अब मेन पढ़ेंगे हम शुंग वंश, जो कि 185 से 73